हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। तो बेटे आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो आज तो अपन को बहुत सारे चोर पकड़ने हैं, क्रिमिनल पकड़ने बेटे, क्योंकि ये आपको भी याद होना चाहिए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहाँ काम आती है। तो ये आपराधिक जो प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको पकड़ने में ये यूज लेते हैं बेटे, या फिर जो मैटरनल या पैटर्नल पहचान होती है, कोई कह देता है कि ये तो मेरा बेटा है या ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, तो वहां पर पैतृक पहचान के लिए भी अपन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग लेते हैं। तो बेटे पहले पुराने जमाने के अंदर तो ये नॉर्मल फिंगर प्रिंटिंग चलती थी, लेकिन आपको पता है कि कई सातिर अपराध ऐसे भी होते हैं जो मान लो हाथों में दस्ताने पहन लिए और उसने अपराध कर दिया, तो फिर बेटे वो पकड़ाई में नहीं आएगा। लेकिन ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, ये ऐसी तकनीकी है जो अगर क्राइम साइट पर उसका कोई एक बाल भी वहां प्रेजेंट रह गया, कोई ब्लड का सैंपल वहां प्रेजेंट रह गया, या फिर कोई सेल या टिश्यू का सैंपल वहां पर प्रेजेंट रह गया, तो बेटे वहां से उस कोशिका से डीएनए को निकाल करके और फिर इसको जो है क्या कहते हैं मैच करवाया जाएगा। तो इस आधार पर अपराधियों को पकड़ने में इसका यूज होता है। बेटे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है इसको अपन कई पार्ट में पूरा करेंगे, तो आइए अपन शुरुआत करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो बेटे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की अपन शुरुआत करते हैं और इसको याद रखिएगा बेटे। यहां पर अपन देखते हैं यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसको पूरी डिटेल से लेना है। तो सबसे पहले बेटे अपन यहां से स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, यानी परिचय से। परिचय यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहां से पहले स्टार्ट हुई और भारत में इस प्रिंटिंग को कौन लाया, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखनी है। तो यहां अपन देखते हैं बच्चों कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक था यानी अलेक जेफरी। अलेक जेफरी, तो ये थोड़ा याद रखना, अलेक जेफरी यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का खोज करता है, खोज करता। और ये लगभग 1984 के अंदर बेटे इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डिस्कवर किया। तो याद रखना कभी क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो ये है अलेक जेफरी। भारत में इसके बारे में बताया तो बेटे ये दो वैज्ञानिक हैं, एक तो डॉक्टर वीके कश्यप, डॉक्टर वीके कश्यप, और एक है यहां पर डॉक्टर लाल जी। तो इन दोनों ने भारत में, याद रखना बेटे, भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक बार और आप देख लें कि सबसे पहले डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया अलेक जेफरी ने, और उसके बाद में बेटे भारत में वीके कश्यप और साथ में डॉक्टर लाल जी ने भारत में या इंडिया में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया। अब ये फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तो डीएनए की जो विशिष्टता है, यह आप भी जानते हैं कि बेटे अधिकतर ये मान के चलो कि धरती पर अगर 30 अरब व्यक्ति हो जाएंगे तब भी दो व्यक्तियों के डीएनए की मिलने की केवल संभावना बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि हर दो व्यक्ति का डीएनए बिल्कुल समान नहीं होता है, यानी अधिकांश डीएनए तो बेटे समान होता है, लेकिन डीएनए का जो कुछ भाग होता है वह असमान होता है। उस असमानता के आधार पर ही यहां पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बनाई जाती है। तो डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना यह कहलाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो यह भी आप याद कर सकते हैं। किस तरह से याद कर सकते हैं बेटे, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, डीएनए की विशिष्टता, ये ध्यान रखना, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना, व्यक्तियों की पहचान करना, व्यक्तियों की पहचान करना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्या कहलाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। तो ये थोड़ा आपको याद रखिएगा
कि डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, बच्चों यहां पर याद करना है कि अपन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमारे हाथ की तरह कोई प्रिंटिंग नहीं होती जो छाप छूट जाएगी। यहां पूरी एक विधि होती है और उस विधि के माध्यम से अपन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को तैयार करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा आपको याद रखना है कि डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, यानी व्यक्तियों की पहचान करना कि ये डीएनए इस व्यक्ति का होगा, ये डीएनए इस व्यक्ति का होगा, तो बेटे इसे ही अपन कहेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यहां तक क्लियर? जैसा मैंने आपसे कहा कि इस धरती पर अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, लेकिन डीएनए का कुछ भाग असमान होता है, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, यानी अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान, यह ध्यान रखना बेटे, अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है। अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, परंतु बेटे याद रखना है, परंतु डीएनए का कुछ भाग असमान होता है, डीएनए का कुछ भाग असमान होता है, जिसे ये ध्यान रखना बेटे, जिसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। यानी उस डीएनए को आप क्या कहोगे? जिसे पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहोगे, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहते हैं। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देख लें कि यहां पर आप देखो, अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, अधिकांश डीएनए का यानी व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, लेकिन डीएनए का कुछ भाग वो असमान होता है, जिसे आप याद रखने वाले हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। तो यहां कुछ वर्ड आपके सामने आएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट क्या होंगे, वीएनटीआर क्या होगा और आरएफएलपी क्या होगा, इन सब के बारे में अपन को जानकारी लेनी है। तो इंट्रोडक्शन में बेटे आपको यही याद रखना है कि सबसे पहले तो इसको डिस्कवर किया गया बाय द अलेक्स जेफरी। तो खोजकर्ता आपको याद हो जाएगा किसने डिस्कवर किया। बेटे अधिकांश क्वेश्चन तो सीधा सा ये आ जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक तो कौन है? अलेक्स जेफरी। ये ध्यान रखना, इन्होंने डिस्कवर किया। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो बताया बेटे, दो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। एक तो डॉक्टर वीके कश्यप जी हैं और एक डॉक्टर लाल जी हैं, जो कि हैदराबाद में एक MMNB एक संस्था होती बेटे, वहां पर उसके निदेशक भी हैं। तो ये डॉक्टर कश्यप और डॉक्टर लाल जी भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइएगा बेटे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते किसे हैं, तो बेटे न्यू मत बता देना कि जिस तरह से फिंगर को मैच करते हैं वैसे डीएनए भी आसानी से मैच नहीं। डीएनए बेटे बहुत ही विशिष्ट मॉलिक्यूल है, यानी आप कहोगे कि हमारे कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वह कई हजार जीनों से मिलकर बना होता है। तो डीएनए की विशिष्टता के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों में डीएनए अलग अलग विशिष्ट होता है। तो डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना यह कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहां तक भी क्लियर हो गया। उसके बाद में यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बेटे धरती पर रहने वाले जो अधिकांश व्यक्ति हैं उनका डीएनए लगभग समान होता है, लेकिन डीएनए का कुछ भाग असमान होता है, जिसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। तो आइएगा आगे फिर अपन यहां पर क्या क्या यूज लेंगे। तो यहां अपन देखेंगे बच्चों, यहां पर आप देखिएगा कि यहां हमारे पास में है सबसे पहले यानी असमान डीएनए खंड, असमान डीएनए, यानी जो जितने भी व्यक्ति हैं इन व्यक्तियों में बेटे जो असमान डीएनए होता है, इस असमान डीएनए को कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए।
पहले मैं आपको ये बता देता हूं, इसमें कुछ शब्द आएंगे बच्चों, उनकी जानकारी होना आपको जरूरी है कि सबसे पहला शब्द आएगा पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। तो क्या है पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए? कि व्यक्तियों में पाए जाने वाला असमान डीएनए, असमान डीएनए जो कि कुछ भाग जो है डीएनए का असमान होता है, तो उस असमान डीएनए को कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। ये भी याद रखना, अपन लिखेंगे आगे। उसके बाद में बेटे ये जो असमान डीएनए होता है इसके विशेष खंड होते हैं, ये याद रखना, इसके विशेष सेगमेंट होते हैं, इसके विशेष खंड होते हैं। इन खंडों को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। इन्हें आप कहोगे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, यानी प्रतिबंधित खंड कहेंगे। तो फिर समझ लो, ये परिभाषा भी अपन लिखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म जो डीएनए है, क्या है पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए? बेटे जो व्यक्तियों में पाए जाने वाला असमान डीएनए, मैंने क्या कहा कि अधिकांश व्यक्तियों का डीएनए समान होता है, तो जब समान डीएनए होगा वो यूज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन डीएनए का कुछ भाग ऐसा होता है बच्चों जो हर व्यक्ति में असमान होता है, तो उस असमान डीएनए के भाग को पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहोगे। और पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए के जो विशेष खंड होंगे उन्हें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहोगे। और बेटे ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होते हैं इसमें न्यूक्लियोटाइड का विशेष अनुक्रम होता है, यानी इसमें पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का विशेष सीक्वेंस होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के विशेष अनुक्रम को या न्यूक्लियोटाइड के विशेष सीक्वेंस को यहां आप कहोगे VNTRS। इसकी फुल फॉर्म में बता दूंगा बच्चों अभी, VNTRS यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो पहले आप ये याद कर लें कि जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है उसमें पाए जाने वाली न्यूक्लियोटाइडों के विशेष अनुक्रम को या उन न्यूक्लियोटाइड के विशेष सीक्वेंस को कहा जाएगा VNTRS। और ये जो VNTRS होते हैं यहां पर बेटे इनकी संख्या के आधार पर विशेष लंबाई के खंड, यानी ये जो VNTR है इसके आधार पर यहां पर डीएनए भिन्न भिन्न, याद रखना बेटे, भिन्न भिन्न लंबाई के खंडों में बना होगा। तो ये यहां आप देखिएगा कि ये जो VNTRS है, तो VNTRS की संख्या के आधार पर, ये ध्यान रखना, इसकी संख्या के बेस पर ये बेटे अलग अलग लंबाई के खंड यहां पर होंगे, डिफरेंट लंबाई के खंड होंगे, अलग अलग लंबाई के खंड, अलग अलग लंबाई के खंड जिन्हें आप कहोगे RFLP। तो यहां देखो फ्रेगमेंट, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास में असमान डीएनए था, तो बेटे असमान डीएनए को पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहा। और पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए जो है ये बेटे विशेष खंडों का बना होगा जिन्हें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहेंगे। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के अंदर न्यूक्लियोटाइड का विशेष सीक्वेंस वहां पर उपस्थित होगा जिसे VNTRS कहेंगे। और VNTRS बेटे संख्या के आधार पर किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 10 है, तो उन VNTR की संख्या के आधार पर जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होगा ये अलग अलग लंबाई का होगा। तो अलग अलग लंबाई के जो फ्रेगमेंट बनेंगे फिर उन्हें आप कहोगे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये अभी अपन फुल फॉर्म लिखने वाले हैं। तो बेटे यहां पर अपन लिखें, चौथा पॉइंट यहां पर अपन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन का चौथा पॉइंट, ये मैंने बता ही दिया था कि पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए क्या होता है, यानी जो डीएनए असमान होता है उसे पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए कहेंगे। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए है ये विशेष लंबाई के खंडों का बना होता है। तो ये याद रखना, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए के विशेष लंबाई के खंड, डीएनए के विशेष लंबाई के खंड क्या कहलाएंगे बेटे? ये खंड यहां पर कहलाएंगे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहलाते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं।
रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, यानी यहां पर डीएनए के जो पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए होता है ये बेटे विशेष लंबाई के खंडों से मिलकर बना होता है, जिन्हें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यहां पर आप कहोगे। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का आपको पता लग गया, यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। उसके बाद में आप यहां पर देखिएगा बेटे, ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है इसमें न्यूक्लियोटाइड का विशेष अनुक्रम पाया जाता है, जिन्हें वीएनटीआरएस कहेंगे। तो यहां आप याद रखना है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स में उपस्थित विशेष न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम, विशेष न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या अनुक्रम, ये अनुक्रम को बेटे आप कहोगे सीक्वेंस्ड वीएनटीआरएस कहलाते हैं, वीएनटीआरएस कहलाते हैं। तो ये यहां पर आप देख लें वीएनटीआरएस, यानी एक आपको याद रखना है कि ये वीएनटीआरएस क्या होता है। तो अभी यहां पे मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा बेटे, वीएनटीआरएस कहलाते हैं। तो यहां पहले एक बार अच्छी तरह से देख लें, ये सारे के सारे टॉपिक आपको याद करना है, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, उसके बाद में वीएनटीआरएस और फिर आरएफएलपी। तो बेटे सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए किसे कहेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो व्यक्तियों में असमान डीएनए उपस्थित होता है, तो उस डिसिमिलर डीएनए को, उस असमान डीएनए को कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। तो यहां तक क्लियर हो गया बेटे। पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए जो है ये विशेष खंडों से मिलकर बना होगा, तो ये विशेष खंड क्या कहलाएंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। तो यहां आप देख लें पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए के विशेष लंबाई के जो खंड होंगे उन्हें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यानी प्रतिबंधित खंड कहेंगे। यह भी क्लियर हो गया। और बेटे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में विशेष न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम पाया जाता है, यानी वहां पर विशेष न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाता है। तो उस सीक्वेंस को आपने क्या कहा, वीएनटीआरएस। तो यहां मैं बता दूं, ये यहां आप याद रखना वीएनटीआरएस, यानी बेटे इसको कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो आप देख लें वीएनटीआरए की फुल फॉर्म देख ले बेटे, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो ये तो हमें क्या मिल गया, वीएनटीआरएस। अब वीएनटीआरएस की संख्या बेटे अलग अलग होती है, किसी खंड में ये 10 हो सकते हैं, किसी खंड में ये 20 हो सकते हैं, किसी खंड में ये 5 हो सकते हैं। तो वीएनटीआरएस की संख्या के आधार पर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अलग अलग लंबाई के होते हैं, जिन्हें आरएफएलपी कहा जाता है। तो अगले नंबर पर अपन यहां पर देखते हैं, बच्चों कि यहां पर क्या हुआ, नंबर 6 आप यहां पर देखें, नंबर 6। तो नंबर 6 में क्या है कि बेटे जो वीएनटीआर है, ये वीएनटीआर की संख्या के आधार पर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अलग अलग लंबाई के खंड होते हैं। तो यहां आप देखिएगा वीएनटीआरएस की संख्या के आधार पर, ये ध्यान रखना बेटे, संख्या के आधार पर, यानी ये आपको याद रखना है किसकी संख्या के आधार पर, वीएनटीआरएस की संख्या के आधार पर। यानी यहां आप देखेंगे तो बेटे जैसे मान लेते हैं एक डीएनए खंड ये है, इसमें वीएनटीआर मान लेते हैं कि ये 1 2 3 और 4 है, या फिर मैं यहां पर लेता हूं कि एक डीएनए खंड हमारे पास में ये है, इसमें वीएनटीआरएस मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर ये है वीएनटीआरएस। तो बेटे इसमें तो टोटल 4 वीएनटीआरएस है, इसमें टोटल 6 वीएनटीआरएस है। तो ये जो वीएनटीआरएस की संख्या होती है उसके आधार पर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अलग अलग लंबाई के होते हैं, उन्हें आप आरएफएलपी कहते हैं। तो वीएनटीआरएस की संख्या के आधार पर रेस्ट्रिक्शन
रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स अलग अलग, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अलग अलग लंबाई के होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं, जिन्हें जिन्हें बेटे आप क्या कहोगे, जिन्हें आप कहेंगे RFLP, जिन्हें कहा जाता है RFLP, यानी बेटे यहां कहोगे रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन यानी फ्रेगमेंट, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहां आप देख लीजिएगा लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये हमारे पास में RFLP। अब ये इतना सो दिमाग आपको लगाना ही होगा कि बच्चे सबसे पहले ये जो VNTRS है उनकी संख्या के आधार पर ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है, ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है, तो उसकी संख्या के आधार पर जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होते हैं ये भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं। जिसमें VNTRS कम होंगे वह छोटा खंड होगा, जिसमें VNTRS ज्यादा होंगे वह बड़ा खंड होगा। तो ये अलग अलग लंबाई के जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है RFLP, यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां अपन को सीक्वेंस से क्या क्या याद करना है, पहले पॉलीमॉर्फिज्म DNA, ये ध्यान रखना बेटे, यहां से मैं बता देता हूं ये आपको कैसे याद करना है। पहले आपके यहां पर आएगा पॉलीमॉर्फिज्म DNA, ठीक है। उसके बाद में फिर बेटे क्या याद करना है, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्या याद करना है, VNTRS, और उसके बाद में याद रखना है RFLP। तो ये इस तरह से ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो एक बार और आप देख लें कि जैसे आपके सामने आ गया पॉलीमॉर्फिज्म DNA, क्या कहोगे बेटे, यानी दो अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाने वाला असमान DNA, तो उस असमान DNA को आप क्या कहोगे, यानी पॉलीमॉर्फिज्म DNA। यहां तक क्लियर हो गया बेटे। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म DNA है ये विशेष लंबाई के खंडों से मिलकर बना होगा। तो विशेष लंबाई के जो DNA खंड होंगे उन्हें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कह दोगे। ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होंगे इसमें न्यूक्लियोटाइड का विशेष अनुक्रम पाया जाएगा। तो इस विशेष अनुक्रम को आप क्या कहोगे, VNTRS कहोगे। और बेटे VNTRS की संख्या के आधार पर आप देख लें, ये छोटा खंड है, ये बड़ा खंड है, तो VNTRS की संख्या के आधार पर ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होते हैं ये अलग अलग लंबाई के होते हैं, उन्हें आप कहोगे RFLP, यानी फुल फॉर्म क्या याद हुई, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में बच्चों आप देखिएगा कि यहां पर अपने क्या देखा कि क्राइम साइट से, यानी यहां पर DNA फिंगरप्रिंटिंग में उपयोगी सैंपल, DNA फिंगरप्रिंटिंग में उपयोगी सैंपल, DNA फिंगरप्रिंटिंग में उपयोगी सैंपल, उपयोगी सैंपल। अब देखो कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए अपन किन किन सैंपल का उपयोग कर सकते हैं। तो बेटे यहां पर अपन उपयोग कर सकते हैं, सबसे पहले अपन ब्लड का उपयोग कर सकते हैं, ब्लड भी सैंपल के रूप में ले सकते हैं। बेटे सीमन अपन ले सकते हैं। उसके अलावा बेटे हेयर्स अपन वहां पर ले सकते हैं, हेयर्स। उसके अलावा कोई बॉडी सेल अपन ले सकते हैं, कोई बॉडी टिश्यू अपन वहां पर ले सकते हैं, या बेटे कोई ऑर्गन्स आप वहां पर ले सकते हैं। तो आप देख लें कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए आप अलग अलग तरह के सैंपल उपयोग में ले सकते हैं। जो भी क्राइम साइट से सैंपल मिलता है, बेटे ब्लड का सैंपल मिलता है क्योंकि अधिकतर क्राइम साइट होती है, तो बेटे ब्लड वहां सैंपल के रूप में मिलता है। या फिर बेटे कोई शरीर का बाल हो या कोई जो है हेयर्स हो वह भी सैंपल के रूप में मिल जाए, नाखून हो वह भी सैंपल के रूप में मिल जाए, या फिर कोई सीमन हो, बेटे कोई रेप केस हो तो रेप केस के अंदर सीमन को सैंपल के रूप में लिया जाता है। उसके अलावा बेटे वहां पर हमारे शरीर का कोई भी
पार्ट अगर रह जाए, यानी अगर नाखूनों के अंदर भी खून जमा हुआ रहता है, वह भी सैंपल के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आने वाले जो सैंपल होंगे वो एक तो ब्लड होगा, सीमन होगा, हेयर्स होंगे, सेल्स होगी, टिश्यू या फिर ऑर्गन। तो ये बच्चों ये था हमारे पास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट के बारे में बताया कि जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए क्या है ना, उसके अलावा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट क्या है, उसके अलावा बेटे वीएनटीआरएस क्या है और एक आरएफएलपी क्या है। तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना और याद करना। आगे अपन पढ़ते हैं तो बेटे यहां पर आने वाला है इसकी मैकेनिज्म, लेकिन मैकेनिज्म से पहले फिर मैं आपको याद करवा दूं कि बेटे यहां पर ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाई जाएगी उनमें इन शब्दों का उपयोग किया जाएगा। पहला शब्द क्या आ रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, ये ध्यान रखना बेटे, पहला शब्द आ रहा है यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, तो ये आपको याद रखना है। तो फिर बताओ क्या बताया था मैंने आपको कि अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाने वाला असमान डीएनए, तो असमान डीएनए को कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। आगे बढ़ो, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए के बाद में आ रहा है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। तो फिर क्या याद करोगे कि पॉलीमॉर्फिज्म जो डीएनए है उसके विशेष लंबाई के जो खंड होते हैं, उसके विशेष लंबाई के जो खंड होते हैं उन्हें प्रतिबंधित खंड यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहेंगे। फिर अगला शब्द क्या आ रहा है बेटे, तो अगला शब्द आ रहा है हमारे पास में वीएनटीआरएस। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होते हैं, देखो यहां पर ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है, ये भी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है। तो बेटे इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग अलग होता है, तो इसमें पाए जाने वाला जो न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम होगा उन अनुक्रमों को आप वीएनटीआरएस कहेंगे। और ये जो वीएनटीआरएस होते हैं ये अलग अलग फ्रेगमेंट में बेटे अलग अलग संख्या में होते हैं। तो इनकी संख्या के बेस पर जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है ये अलग अलग लंबाई के होते हैं, तो वो अलग अलग लंबाई के जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है उन्हें आप रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हो। तो इस तरह से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का परिचय हुआ।